चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें पहले से डायग्राम गिवन नहीं होगा, बल्कि डायग्राम बनाना होगा। अंग्रेज़ी भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से डायग्राम बना लेंगे। मगर अगर डायग्राम गड़बड़ हो गया तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो सीख जाएंगे हम लोग डायग्राम बनाना भी। इससे पहले के वीडियो लेक्चर ज़रूर देखते रहिएगा, और ये लेक्चर भी यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड हो रहा है और जूम पर हमारी लाइव क्लास भी चल रही है। तो दो जगह ये वीडियो आपको मिलेगा। और वीडियो अगर यूट्यूब पर पसंद आएगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को मेरे। चलिए, ए रोलर ऑफ वेट 100 न्यूटन। तो एक रोलर बना लेते हैं पहले, और उसका वेट बच्चों कितना है, 100 न्यूटन हमें दिया हुआ है। 100 न्यूटन हमें वेट दिया हुआ है। अब देखते हैं ज़रा। तो एक रोलर हम लोग बना लेते हैं बच्चों। ये मैंने बना लिया एक रोलर, इसका वेट है 100 न्यूटन। तो वेट मैं सीधा नीचे की तरफ बना देता हूँ, 100 न्यूटन। इसके बाद देखते हैं, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल के सहारे ये रखा हुआ है, एक वर्टिकल वॉल के सहारे ये रखा हुआ है। तो ज़रा देखिए, वर्टिकल वॉल ये हो गई, इसके सहारे रखा हुआ है, मगर ऐसे रुका तो रहेगा नहीं। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी एक रस्सी बंधी हुई है इस पर। तो इस पर हम लोग एक रस्सी बांध देते हैं। तो जनरली हम लोग जब रस्सी बांधते हैं, ये तो वर्टिकल वॉल हो गई, तो हम लोग रस्सी इसमें कैसे बांधते हैं, हमारी आदत हो गई है, कई सारे सवाल करते करते हम लोग उठा करके ऐसे बांध देते हैं रस्सी। ये रस्सी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रोलर। रस्सी की जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है। किसकी रेडियस के बराबर? रोलर की रेडियस के बराबर है। फाइंड टेंशन एंड रिएक्शन। सही बात है भाई, यहां से एक रिएक्शन आएगी, ऊपर एक टेंशन आएगा। इफ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं। इफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द रोलर। स्ट्रिंग जो है ना, वो सेंटर पे बंधी ही नहीं है, वो सरफेस ऑफ द रोलर पर बंधी है। सरफेस कहां पर है? सरफेस ये है। जैसे पूरी बॉल है तो आप सेंटर पे नहीं बांध रहे हो। जैसे फुटबॉल है आपके पास, तो आप सेंटर पे तो बांध नहीं पाओगे, आप कहाँ बांधोगे? उसकी ऊपरी सरफेस से ही रस्सी बांधोगे। तो एक्चुअली ये रस्सी जो है वो यहाँ ना बंध करके यहाँ बंधी हुई है। ये है इसमें फ़र्क। जल्दी जल्दी में सेंटर पे बांध देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो बच्चों, यहाँ से एक रिएक्शन आ जाएगी R, और यहाँ पर क्या होगा, रस्सी में एक टेंशन हो जाएगा बॉडी से दूर जाता हुआ। तो अब आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ से एक रिएक्शन चली गई R, नीचे चला गया वेट 100 न्यूटन, लेकिन यहाँ से तो कुछ जा ही नहीं रहा है। ये टेंशन पहले यहाँ से जाता था ना, ऐसे करके जाता था, तो हम लोग यहाँ से बना देते थे। तो ये तो कहीं अलग जा रहा है, ये तो कहीं अलग हवा में है ऐसे, ये तो ऐसे कहीं है। समझ में आ रही बात? ये तो ऐसे कहीं है। तो इसको कैसे किया जाए फिर? अब आप देखो आगे कैसे करें इसको। अगर इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये हमेशा सेंटर से होते हुए जाएगी। यानी अगर इसको भी पीछे बढ़ा दे तो ये भी सेंटर से होते हुए जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों पीछे बढ़ाने पर ये सेंटर से ही जाएगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सीख लीजिए कि चाहे सेंटर पे बना हो चाहे सरफेस पे बना हो, ये लाइन हमेशा सेंटर से ही जाती है। तो अब ये सिस्टम हो गया हमारा। अब तो हम लोग देख रहे हैं ना, 3 फोर्स हो गया, R हो गया, 100 हो गया और T हो गया। अब हम इस पर लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, लेकिन लामी थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें एंगल चाहिए। तो आप देखिए एंगल कैसे निकलेगा। एंगल निकालना सीखो इस सवाल में कैसे निकलेगा। आप ये वाला ट्राइंगल देखो जिसको मैंने शेड कर दिया है, इस वाले ट्राइंगल को देखो। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द रोलर। भाई ये त्रिज्या हो गई ना, रेडियस हो गई, तो इसको मैंने लिख दिया R। इसी तरीके से ये जो रेड वाली स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई कितनी है, R। रेडियस की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी लंबाई कितनी है, R। तो ये लेंथ हो गई R। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी तो R ही हुई, क्योंकि ये रेडियस हो गई। भाई सर्किल की रेडियस यही तो होती है। तो ये R और ऊपर ये रेड वाला भी R, टोटल मिलके कितना हो गया बच्चों, 2R। यानी ये वाली लंबाई आ गई 2R। अब अगर मैं ये एंगल निकालने की कोशिश करूंगा तो आप देखो ध्यान से, मैं इसमें लगा सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, यानी R अपॉन 2R। R कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/2।
अब आप लोग मुझे बताओ कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? जल्दी से मुझे चैट में लिख करके बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, तो यहां से थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। अब आप बहुत ध्यान से देखो, हमने ये वाला एंगल निकाला है ना थीटा, ये वाला थीटा निकाला है ना, इसका मतलब हमने ये वाला एंगल निकाल लिया है, ये वाला एंगल निकाल लिया। इसको भी अब डार्क कर लेता हूं, ये एंगल निकाल लिया। ये एंगल किसका है? टी वाली लाइन का। किसका है? टी वाली लाइन का। किससे? एक्स वाली लाइन से। तो टी वाली लाइन का एक्स वाली लाइन से हमने एंगल निकाला है, यानी हमने एक्चुअली जो एंगल निकाला है बच्चों वो ये वाला निकाल लिया है, ये वाला एंगल। और कितना निकाला है हम लोगों ने? थीटा कितना निकाला? 60। तो मैं यहां लिख देता हूं 60 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 60। अब आप चेक करो क्या अब हमें सारे एंगल मालूम है बाकी के? तो देखते हैं, ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल कितना होगा? 90। और ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? 30। तो अब हम लोग आराम से लामीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए लामीज़ थ्योरम इस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ज़रा, अगर मैंने टी लिया तो टी अपॉन साइन, तो टी को मैं छुपा लेता हूं और बाकी दोनों फोर्स हमारे कौन से हैं? एक तो ये 100 न्यूटन है, एक ये आर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, यानी टी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, अगला क्या होगा बच्चों? जैसे सपोज मैंने 100 न्यूटन वाला ले लिया, तो 100 अपॉन, अब 100 को छुपा लेता हूं तो बाकी दोनों फोर्स बच्चों हमारे कौन से बचे? एक ये टी बचा और एक ये आर बचा। तो इनके बीच का टोटल एंगल ये चाहिए हम लोगों को। तो कितना है? 90 है और 30 है, कितना हो गया? 120। तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन 120। समझ में आया इतना? इसके बाद में हमको एक फोर्स बचा रिएक्शन आर, तो आर को मैं लिख देता हूं आर अपॉन। तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को ऐड करिए और 360 से माइनस कर दीजिए, तो भी थर्ड एंगल आ जाएगा, नहीं तो आप उसको नाप लीजिए। जैसे अब आर के नीचे का एंगल चाहिए तो आर को छुपा लो, तो बाकी दोनों फोर्स बचे टी और 100। तो टी और 100 के बीच का एंगल तो ये हुआ ना, कितना हो गया? 90 है और 60 है, यानी कि 150। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 150। फिर लामी थ्योरम आप लगाना सीख गए हैं, कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ से टी और आर की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। निकालिए ज़रा अपने आप। तो बच्चों इसके जो करेक्ट आंसर आएंगे वो टेंशन की वैल्यू 115.47 और रिएक्शन की वैल्यू 57.73 न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। फिर अगेन डायग्राम हमें नहीं दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है। डायग्राम अगर हमने बच्चों पढ़ के सही से बना लिया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और क्वेश्चन है बहुत आसान। अब देखते हैं, ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब डोरी ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। तो पहले एक रस्सी बना लेता हूँ, ये मैंने बना ली है, 2 मीटर लॉन्ग रस्सी है। इस टाइड, टाइड मतलब बंधा होना, टू द एंड ऑफ ए, टू द एंड्स, देखो यहाँ एंड्स लिखा है, ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। एक रॉड है, जैसे मान लेते हैं कि ये रॉड है, तो वो जो रस्सी है वो इसके दोनों एंड से बंधी हुई है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास माइक का तार है अपने, जैसे आप सपोज करिए कि ये रस्सी है हमारे पास ऐसे, तो 2 मीटर की ये रस्सी आपको दिखाई दे रही है, इसको हमने ऐसे बांध दिया इस पर, ठीक, किनारे पे बांध दिया ऐसे, क्योंकि रॉड की लेंथ 1.6 सेंटीमीटर है और जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 मीटर है, तो ये थोड़ी ऐसी ढीली रहेगी, बहुत टाइट थोड़ी हो जाएगी एकदम, ये ऐसे थोड़ा सा ढीली रहेगी। अभी आगे देखते हैं, यानी कि क्या हुआ कि एक रॉड पे हमने इसको बांध दिया, रॉड की लेंथ जो थी वो 1.6 मीटर थी और रॉड पे हमने रस्सी बांध दी, तो वो थोड़ा ऐसे ढीली रहेगी क्योंकि ये 2 मीटर की है। फिर क्या कह रहा है, अच्छा रस्सी की लेंथ रॉड की लेंथ 1.6 मीटर है और उसको कहा गया यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करेगा, और यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि इसका वेट जो होगा बिल्कुल इसके सेंटर से नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग, देखो शुरू की जो 2 लाइन है उसका डायग्राम हम बना चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग यानी कि डोरी पासिस ओवर ए नेल, नेल मतलब कोई कील या कोई शुद्ध भाषा में और बोले तो खूंटा टाइप की कोई चीज़ है। तो स्ट्रिंग को, ये जो रस्सी है इसको उस, जैसे मान लेते हैं ये हमारी कील है, तो इस रस्सी को उठा करके इस पर से टांग दिया गया है।
जैसे हमारे घर में कील वगैरह लगी होती है ना, हमारे घर में कील वगैरह लगी होती है तो हम उस पर कैलेंडर टांग देते हैं, तो कैलेंडर के ऊपर एक छोटी सी डोरी होती है, अगर उसको ध्यान दोगे तो क्या होता है, कैलेंडर को जब उस पर टांगते हो तो वो ऐसे ट्राइंगुलर शेप कुछ ले लेती है डोरी जो होती है। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये था ना, ऐसे था ना, ये रॉड है और ये हमारी स्ट्रिंग है जो अभी थोड़ी सी ढीली है, क्यों ढीली है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ना बच्चों वो ज़्यादा है। अब इसको किसी कील पे से टांग देते हैं, तो मैं अपने माइक को यूज़ करता हूँ एक कील की तरह। एक सेकंड बच्चों, अब देखो जैसे ही तुमने इसके ऊपर से इसको टांग दिया, जैसे ही आपने इसके ऊपर से इसको टांग दिया तो ये रस्सी थोड़ा टाइट हो गई, रस्सी जो है वो देखिए थोड़ा टाइट हो गई है, और टाइट होते ही एक ट्रायंगुलर शेप बन गया है। और ये जो रॉड है ये इसकी पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। क्यों हॉरिजॉन्टल मैंने रखा है इसकी पोजीशन को बच्चों, क्योंकि जो है उसने बोला है कि रॉड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो अब जब आपने इसको उठा करके यहाँ कोई कील है उस पर टांग दिया, ये मैंने एक कील बना लिया ऐसे और इस पर टांग दिया, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया जैसा अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये शेप हो गया। ठीक, अब देखो जरा ये शेप का और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जरा बढ़िया सा। बचपन में हम लोग ने, बचपन क्या अभी भी हम लोग झूला वगैरह झूलते हैं पार्क वगैरह में जाके। हम अपने घर में भी पहले क्या करते थे कि एक ऊपर हुक होता था और उसमें एक रस्सी डालते थे और रस्सी ऐसे आती थी तिरछी हो करके, और एक यहाँ पे लकड़ी का सीट रख देते थे, या कह दो शुद्ध भाषा में कि लकड़ी का एक पटरा रख देते थे और उस पर हम लोग बैठ जाते थे। ठीक, अब वो पटरा एकदम हॉरिजॉन्टल है, उस पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो तुम सोचो वो जो ऊपर रस्सी है वो रस्सी ट्रायंगुलर शेप में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, और क्या वो जो रस्सी आ रही है तो इधर वाली रस्सी और इधर वाली रस्सी दोनों की लंबाई बराबर होगी या नहीं होगी? इस बात का जवाब मुझे जल्दी से चैट में लिख के दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप उस झूले पे बैठे हुए हैं और झूले का जो पटरा है, जो सीट है वो हॉरिजॉन्टल है, तो वो जो रस्सी ऊपर से आती हुई आपको दिखाई दे रही है वो रस्सी एक ट्रायंगुलर शेप में होगी, और वो रस्सी की जो लेंथ होगी वो दोनों बराबर होगी या नहीं बराबर होगी? चैट में मुझे लिख के बताइए जल्दी से। तो बच्चों आप लोग इस बात को समझ गए कि ये दोनों रस्सी की लंबाई जो होगी बराबर होगी, और अगर बराबर होगी तो कितनी होगी भाई, 1 मीटर, और ये भी कितना, 1 मीटर। क्यों? क्योंकि भैया टोटल रस्सी की लंबाई तो 2 मीटर ही थी ना हमारे पास, तो 1-1 मीटर ही हो गई। ठीक है, और वेट इसका कहाँ से जा रहा है बच्चों? वेट इसका बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रहा है। थोड़ा और अगर हम लोग ध्यान दें बच्चों तो देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर हो गई। तो ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज के अगर वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर गिराते हो तो वो मिड पॉइंट से जाता है, यानी कि इससे अगर सीधी लाइन नीचे खींचेंगे तो कहाँ से जाएगी? सेंटर से, जहाँ से वेट जा रहा है। अब आप सोचो ये टोटल लंबाई हमारे पास 1.6 थी और ये मिड पॉइंट है, तो ये लंबाई हो गई 0.8 और ये लंबाई भी कितनी हो गई? 0.8। इतनी बात समझ में आई बच्चों? जल्दी से बताओ। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं जरा। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं सवाल को बढ़िया से, देखिएगा ध्यान से। इस रॉड का डायग्राम बना रहा हूं मैं, केवल रॉड का। तो रॉड हमारी ऐसे है, ये हमने रॉड बना ली, रॉड पर रस्सी इधर जा रही है तो एक रस्सी मैंने ऐसे बना दी, और रॉड से रस्सी एक इधर भी जा रही है तो रस्सी मैंने ऐसे बना दी, और इसका जो वेट है वो नीचे बना दिया। अब रस्सी है तो रस्सी में क्या होता है बच्चों? टेंशन होता है। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर जाता हुआ, तो यहां इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन इधर, और इस पॉइंट से दूर जाता हुआ टेंशन इधर, यानी ये एक टेंशन हो गया T, और एक बच्चों टेंशन ये वाला हो जाएगा T। आप कहेंगे सर ये दोनों टेंशन बराबर क्यों हैं? तो यहाँ पर रस्सी पूरी वो एक ही है ना, वो जो रस्सी आपने झूले में डाली हुई पूरी एक ही रस्सी है ना, तो पूरी एक ही जैसी तो टाइट है, और टेंशन का मतलब टाइटनेस ही तो होता है। एक जैसी अगर वो हर जगह टाइट है तो इसका मतलब टेंशन सेम है। आज के बाद एक रूल बना लो कि अगर रस्सी हमारे पास एक ही होगी तो उसमें एक ही टेंशन होता है। और एक और बात भी है कि ये जो कील है ना यहाँ पर, ये स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात नहीं की गई। अगर फ्रिक्शन की बात होती तो भी यहाँ पर T1 T2 हो जाता, भले ही रस्सी सेम होती। तो
तो अभी आप अपने लेवल पे इतना जानो कि अगर रस्सी एक है तो पूरे में टेंशन एक होता है, तो पूरे में टेंशन हमने एक ही बना लिया, यानी ये बी टी और ये बी टी, ये बन गया। अब किसी तरह अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मैं कुछ आगे का काम कर सकता हूं। तो ये एंगल निकालना बड़ा आसान है। आप इस वाले ट्राइंगल को देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से, और इस ट्राइंगल को बच्चों मैं यहां बना देता हूं। ठीक, ये साइड कितनी है 0.8 और ये साइड कितनी है बच्चों 1 मीटर। ठीक, अब अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो मैं साइन कॉस या टेन लगा करके निकाल सकता हूं। आप मुझे बताइए साइन लगेगा, कॉस लगेगा कि टेन लगेगा? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, तो इसमें मैं लगाता हूं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण हिंदी में। तो क्या हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 1। तो यहां से हम लोग कैलकुलेटर का यूज करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों ये जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 36.86, यानी ये एंगल हो गया 36.86, ये भी 36.86। अब सारा काम इसी डायग्राम से होने वाला है। इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। और जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो तीनों फोर्स हैं टी, टी और डब्लू, ये तीनों अलग अलग पॉइंट पे बने हुए हैं, और अलग अलग पॉइंट पर बने हुए हैं इसका मतलब ये नॉन कॉनकरेंट हैं, यानी इस डायग्राम में तो हम लोग लामी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। आगे मैं इस सवाल में लामी थ्योरम भी कैसे यूज होगी वो भी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें नॉन कॉनकरेंट हैं ये तीन फोर्स, तो सिग्मा एफ एक्स जीरो करिए, सिग्मा एफ वाई जीरो करिए, सिग्मा एम जीरो करने की भी कंडीशन होती है। तो हम कंडीशन बारी बारी से लगा के देखते हैं, हो सकता है टी निकल आए। चलिए तो कंपोनेंट करते हैं हम लोग। तो अगर कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या आएगा बच्चों, टी साइन 36.86, और इधर क्या आएगा टी कॉस, क्योंकि एंगल के साथ वाली लाइन पर कॉस आता है 36.86। इसके भी करेंगे तो इधर क्या आएगा टी साइन 36.86, और इधर क्या आएगा टी कॉस 36.86। ये निकल करके आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा एफ वाई जीरो लिखता हूं, सबमिशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में एक तो ये जा रहा है, एक ये डब्ल्यू जा रहा है, और एक ये वाला टी जा रहा है। तो टी साइन 36.86 प्लस एक ये वाला भी वाई में है, टी साइन 36.86, और ये डब्ल्यू नीचे आ रहा है तो माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, कहीं दी है? हाँ, वेट दिया है इसका 20 न्यूटन, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जितना ये लिखा है उतना ये लिखा है, तो डबल हो जाएगा। तो 2t साइन 36.86, और ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो t को यहाँ रोक लेते हैं। तो 20/2 इंटू साइन 36.86, ब्रैकेट लगा करके कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, डायरेक्ट एक बार में आपको आंसर मिल जाएगा। करिए जल्दी से। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो t की ये वैल्यू आती है। इसमें हमें सिग्मा एफ एक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि t की वैल्यू पहले ही निकल आई। और अगर तुम सिग्मा एफ एक्स करने की कोशिश भी करते तो जितना x में इधर फोर्स है उतना ही x में इधर फोर्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम कॉम्पोनेंट कर लेते हैं ना, तो जिसके हम लोग कॉम्पोनेंट कर लेते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब शायद तुम्हें ज़्यादा अच्छा डायग्राम दिखे कि ये देखो y में है, ये भी y में और ये भी y में, तो ये दोनों मैंने प्लस किया और ये माइनस कर दिया। ठीक है, अब इस सवाल को मैं लामी थ्योरम से भी कर सकता था, और कैसे करेंगे अब मैं तुम्हें वो सिखाता हूँ कि लामी थ्योरम से ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए जल्दी से देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, ठीक, ये रॉड थी, यहाँ से हमारा इस जगह से वेट जा रहा था, यहाँ से हमारा टेंशन जा रहा था एक टी, और यहाँ से भी हमारा एक टेंशन जा रहा था टी, और ये एंगल था 36.86 और ये एंगल भी था 36.86।
अब हम इस पर लामी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं वो देखिए ज़रा आप लोग। देखिए लामी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, बड़ा आसान है। मैं किसी भी फोर्स को आगे या पीछे बढ़ा सकता हूँ बशर्ते मैं उसका डायरेक्शन ना चेंज करूँ और ना उसकी वैल्यू चेंज करूँ। अब देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो ज़रा, मैं इस पॉइंट पे कुछ काम करने जा रहा हूँ। ये जो टी आगे जा रहा है ना, ये जो टी जा रहा है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ आगे ले जाके, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन तो वही है और वैल्यू अभी भी उसकी टी है। इसी तरीके से ऐसे बना लिया मैंने, इसी तरीके से ये वाले टी को भी ऐसे बना देता हूँ मैं, डायरेक्शन अभी भी वही है और वैल्यू भी टी है। और वेट को अगर मैं पीछे बढ़ाऊँगा तो वेट भी तो इसी पॉइंट से जाएगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैं लामी थ्योरम लगा सकता हूँ। तो मैंने इस पॉइंट को अलग से बना लिया, इधर एक टी चला गया, इधर एक टी चला गया और नीचे वेट चला गया। मैं किसी भी फोर्स को अगर आगे पीछे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, बस मैं उसका वैल्यू और डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा। और उसके बाद अगर वो किसी एक पॉइंट पर मिल गए तीनों फोर्स तो हम लामी थ्योरम लगा सकते हैं। अब जब लामी थ्योरम लगाएंगे तो एंगल चाहिए, तो देखो टी का एक्स से एंगल कितना है, ये है ना एक्स वाली लाइन 36.86, तो टी का एक्स से एंगल 36.86। फिर इस वाले टी का एक्स से एंगल 36.86, ये भी 36.86। अब आप इसमें आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हो। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये 36.86 है, तो ये कितना बचा 90 में से इसको माइनस कर दो 53.14। इसी तरह ये भी 36.86 है, 90 में से माइनस करोगे तो ये वाला भी कितना आएगा बच्चों, ये भी आएगा 53.14। अब इस पर आप आराम से लामी लगा सकते हैं, आंसर वही आएंगे, आंसर नहीं चेंज हो जाएंगे। इस डायग्राम को जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा है, डायग्राम नहीं दिया है। आज के मेरे सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, तो डायग्राम सही बनेगा तो आगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। देखते हैं, ए लैंप ऑफ वेट 100 न्यूटन, एक लैंप है, मैंने मान लिया जैसे ये है लैंप और इसका वेट कितना है 100 न्यूटन है। इस सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ है, फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, छत। सीलिंग का मतलब होता है छत, जैसे टेबल फैन होता है टेबल वाला, और छत वाले पंखे को क्या बोलते हैं, सीलिंग फैन। तो सीलिंग का मतलब होता है छत। अब देखिए, अब ये छत से लटका हुआ है, तो ये मैंने छत मान ली। अब हवा में तो लटका नहीं होगा, कैसे लटका है, बाई ए चेन, एक चेन से लटका है। तो ये मैंने चेन बांध दी इस पे, ऐसे लटका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज पुल्ड, पुल मतलब खींचना, एसाइड मतलब एक तरफ, इसको एक तरफ खींचा जा रहा है बाई ए हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। तो एक रस्सी इसमें बांध के, हॉरिजॉन्टल रस्सी बांध के, चाहे इस साइड खींच लो चाहे उस साइड खींच लो। पुल्ड एसाइड मतलब एक तरफ, चाहे राइट खींचो चाहे लेफ्ट खींचो, उससे मतलब नहीं है। तो एक हॉरिजॉन्टल कॉर्ड मैंने इसके अंदर बांध दी ऐसे, और इससे पकड़ के इसको इधर खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अच्छा खींचा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि खींचे ही चले जा रहे हैं, खींचे ही चले जा रहे हैं और ये पूरा ऊपर होता चला गया। उसने एक शर्त दी है कि कब तक खींच रहे हैं, अंटिल द चेन, ये चेन है, चेन ये है, ठीक, और ये क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब डोरी, ये कॉर्ड है। अंटिल द चेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। इस बात का क्या मतलब है कि भाई जब आप इसको खींचोगे ना तो ये थोड़ी देर में कुछ ऐसा हो जाएगा डायग्राम, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, सोच के देखो, ऐसा हो जाएगा नया डायग्राम। तो हमें इस पोजीशन पर सॉल्व करना है। अब कब तक खींचना है, जब तक कि चेन, यही तो थी चेन, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। छत से 60 डिग्री का एंगल जब बना लिया तब हमने रोक दिया, ऐसे हमने इसको खींचा, साइड से खींचते खींचते गए, ये पोजीशन आई, अब हम रुक गए, अब ये सिस्टम रुका हुआ है। तो इस कंडीशन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ज़रा। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, नीचे इसका वेट हो गया, वेट 100 न्यूटन दिया हुआ है, इधर चेन जा रही है, तो चेन में जो टेंशन है बच्चों उसको मैंने T1 मान लिया, क्योंकि चेन भी होती क्या है, एक तरह की डोरी होती है, तो उसके टेंशन को T1 मान लिया। और ये कॉर्ड है,
कॉर्ड के टेंशन को हमने क्या मान लिया, T2 मान लिया, और टेंशन हमेशा ये बॉडी है ना, तो बॉडी से दूर जाता हुआ, तो इसके टेंशन को मैंने लिख दिया T1 और इसके टेंशन को मैंने लिख दिया T2। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब इसमें हमको लामी थ्योरम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि 3 फोर्स हैं और तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। हमें एंगल चाहिए T1 के लिए क्योंकि T1 ना तो x में है ना y में है, तो T1 तिरछा जा रहा है, इंक्लाइंड जा रहा है, T1 के लिए एंगल चाहिए। बड़ा आसान है, ये देखो ये T1 वाली लाइन है और ये x वाली लाइन है, तो T1 का x से एंगल कितना है 60, बना दो 60, काम खत्म। तुम्हें और थोड़ा दिमाग लगा के करना है तो देखो और कैसे कर सकते हैं, ये 60 तो ये वाला 60 कैसे, ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, देखो ये वाला 60 हो गया t का x से। और तुम्हें दिमाग लगाना है तो तुम ये भी कर सकते हो, और देखो ये 60 दिया था, ये 90, तो ये वाला कितना हो गया 30, ये 30 तो फिर ये 60, तो फिर वही मैंने लिख रखा है। तो अब इस पर हम लोग लामी थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। तो अगर लामी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे बच्चों तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये 60 ये 30, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90 और ये पूरा एंगल 90। अब देखते हैं ज़रा एंगल, तो T1 और T2 के बीच का टोटल एंगल 90 30 यानी कि 120, T2 और 100 के बीच का टोटल एंगल 90, और T1 और 100 के बीच का वेट के बीच का 90 और 60 कितना हो गया 150। तो सारे एंगल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। लामी थ्योरम लगाने की बात करेंगे तो लामी थ्योरम भी चलिए लगा देता हूँ। तो T1 अपॉन हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू, आप लोग अपने आप लगाएंगे, 100 न्यूटन का जो वेट है 100 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों साइन 120 इज इक्वल टू T2 अपॉन कितना हो जाएगा T1 और 100 के बीच का एंगल यानी कि साइन 150। आप अपने आप लगाओ लामी थ्योरम, लगाइए जल्दी से अपने आप लामी थ्योरम। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखे हैं जिनमें हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था और हमने लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाए। अगर आप डायग्राम लैंग्वेज पढ़ के सही बना लोगे तो कुछ खासा दिक्कत नहीं है, फिर तो सिंपल वही प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।